जय हिंद। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस के बारे में आप सब ने फॉर श्योर सुना होगा, लेकिन इस केस में रिसेंटली एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट ये हुआ है कि दिल्ली के फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की बेल प्ली को अपोज करते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट को ये कहा दैट इट विल बी मेकिंग आम आदमी पार्टी एन अक्यूज्ड इन द केस इन इट्स नेक्स्ट प्रोसिक्यूशन कंप्लेन रिगार्डिंग एलिजिड मनी लॉन्ड्रिंग। ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट को ये कहा कि वो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को इस केस में अक्यूज्ड बनाने वाली है। और जैसे ही ईडी ने ये कहा, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें निकल के आ जाती हैं। एक तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA एक्ट 2002 क्या कहता है, उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। आज अपन बात करेंगे इसके बारे में। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बेसिक्स फॉर श्योर आपको पता होनी चाहिए, उनको आज अपन देखेंगे। आज के कॉन्टेक्स्ट में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि ऐसा कौन सा लॉ है जिसके तहत पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी को बुक किया जा सकता है फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। क्या प्रोविजंस हैं, क्या कोई ऐसा लॉ है, उस पर आज अपन बातचीत करेंगे। और फाइनली, इज पॉलिटिकल पार्टी अ कंपनी? ये जो सवाल पूछा जा रहा है, ये एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा जा रहा है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ये कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ जाएगा, और जब कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा तो अपन देखेंगे कि क्या पॉलिटिकल पार्टी को कंपनी के जैसे कंसिडर किया जा सकता है। यही सारी बातचीत आज अपने को करनी है। अच्छा, वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके क्वेरी पूछ सकते हो। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA एक्ट 2002। ये जो PMLA एक्ट 2002 है, ये फोर्स में आया जनवरी 2003 को, और इस एक्ट का काम है टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया। मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करना, इसको प्रिवेंट करना एम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? किसी भी इलीगल एक्टिविटी के थ्रू आपने पैसा कमा लिया, आपने पैसा एक्यूमुलेट कर लिया, अब इस पैसे को आपने फाइनेंशियल सिस्टम में डाल दिया और कुछ इस तरीके से इस पैसे को घुमाया कि जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है, जो कि इलीगल है इस पैसे के लिए, उससे इस पैसे को दूर कर दिया, उससे इस पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया, और ये पैसा इस तरीके से घुमाया गया कि अल्टीमेटली ये पैसा जो है वो घूम फिर के उसी इंसान के पास में आ गया जिसने इसको इलीगल एक्टिविटीज़ के थ्रू कमाया था। लेकिन अब जो ये पैसा आया है, ये पैसा आया है लीगल फॉर्म में। मतलब एक तरीके से आपने इलीगल मनी को घुमा फिरा के लीगल बना दिया, जो कि अपने आप में क्राइम है और बड़ा कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स होगा भी बिकॉज आप एक इलीगल तरीके से कमाए हुए पैसे को लीगल बना रहे हो, जो कि अपने आप में क्राइम है। इसी को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। और इस मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए, रोकने के लिए लाया गया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इस एक्ट के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना और कंट्रोल करना। दूसरा, टू कॉन्फिस्केट एंड सीज द प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लॉन्ड्रेड मनी। किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की, खूब सारा पैसा कमाया इलीगली, फिर उसको लीगल बना के सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर दिया, और उस पैसे से किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी, उस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करना, उस प्रॉपर्टी को सीज करना, ये भी पावर दी गई है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत। और फाइनली, टू डील विद एनी अदर इशू कॉन्टेक्टेड विद द मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया। मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड अगर कोई और दूसरा इशू है तो उससे भी डील करने का काम किसका है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का। 2-3 चीज़ें। एक तो ये जो PMLA एक्ट 2002 है, ये फोर्स में आया जनवरी 2003 को, और इसका एम है टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं: मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना, टू कॉन्फिस्केट एंड सीज द प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लॉन्ड्रेड मनी, और फाइनली टू डील विद एनी अदर इशू कनेक्टेड विद मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया। ये जो ED है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ये रिस्पॉन्सिबल है कि PMLA के जो भी प्रोविजंस हैं उनको एनफोर्स करवाया जाए, उनको इम्प्लीमेंट करवाया जाए। ED जो है वो इन्वेस्टिगेशन करती है, देखती है कि ये जो पैसा ऑब्टेन किया गया है कहीं ये इलीगली ऑब्टेन तो नहीं किया गया है। ED conducts investigations to trace the assets derived from the proceeds of the crime। कि कोई पैसा
या कोई एसेट्स जो हैं वो इलीगली ऑब्टेन तो नहीं की गई हैं। फिर ईडी प्रोविजनली अटैचेस द प्रॉपर्टीज ऑल्सो, अगर कोई लॉन्डर्ड मनी के थ्रू प्रॉपर्टी आपने खरीदी है तो उसको अटैच भी कौन करता है, ईडी अटैच करती है। टू एंश्योर प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंडर्स, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जो ऑफेंडर है उसका प्रोसिक्यूशन हो, ये भी कौन एंश्योर करता है, ईडी एंश्योर करता है। एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द स्पेशल कोर्ट, ईडी ये भी एंश्योर करती है कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू ऑब्टेन की गई हो उसको कॉन्फिस्केट किया जाए। बेसिकली पीएमएलए एक्ट 2002 को लाया गया था टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, और ये पीएमएलए एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं ये एनफोर्स किए जाएं, ये इम्प्लीमेंट किए जाएं, ये एंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की है। अब ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या होता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज अ डोमेस्टिक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी and economic intelligence agency responsible for enforcing economic laws and fighting economic crime in India। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका काम है इकोनॉमिक लॉज को एनफोर्स करना और जितने भी इकोनॉमिक क्राइम्स हो रहे हैं इंडिया में उनसे लड़ना, उनसे फाइट करना। ईडी फोकसेस ऑन इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग केसेस रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस। ईडी का काम है मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को इन्वेस्टिगेट करना, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन के केसेस को इन्वेस्टिगेट करना, या कोई भी दूसरा इकोनॉमिक ऑफेंस है उसको इन्वेस्टिगेट करना और उसमें लोगों को प्रोसिक्यूट करना। ये काम किसका है, ईडी का है। ईडी इज़ अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का पार्ट है ईडी, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। बट ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आती है। ये जो ईडी है इसका काम है इन फॉलोइंग एक्ट्स के प्रोविजंस को एनफोर्स करवाना। एक तो अपन ने पढ़ी लिया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के प्रोविजंस एनफोर्स रहे, इंप्लीमेंटेड रहे, ये इंश्योर कौन करता है, ईडी करता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999, इसके प्रोविजंस को भी एनफोर्स करवाने का काम किसका है, ईडी का है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट ऑफ 2018, इसके प्रोविजंस को भी एनफोर्स करवाने का काम किसका है, ईडी का है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ 1974, इसके प्रोविजंस को भी एनफोर्स करवाने का काम किसका है, ईडी का है। बेसिक बातचीत करिए अपन ने, ईडी जो है वो डोमेस्टिक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसका काम है इकोनॉमिक लॉज को एनफोर्स करवाना और इंडिया में जितने भी इकोनॉमिक क्राइम्स हैं उनके अगेंस्ट में फाइट करना। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस हैं, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन के जितने भी केसेस हैं, या कोई भी दूसरा इकोनॉमिक ऑफेंस है उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसमें प्रोसिक्यूशन करना, किसका काम है, ईडी का काम है। किसके अंडर है ईडी, ईडी इज़ अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। फॉलोइंग एक्ट्स में जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उनको एनफोर्स करवाने का काम है ईडी का। कौन कौन से एक्ट, पीएमएलए एक्ट 2002, एफईएमए 1999, एफईओए 2018, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट 1974। इन चारों एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको एनफोर्स करवाने का काम किसका है, ईडी का है। अब जो बड़ा सवाल है, ऐसा कौन सा लॉ है जिसके अंडर पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी को बुक किया जा सकता है फॉर मनी लॉन्ड्रिंग? कौन सा लॉ है ऐसा? और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सेक्शन 70 बात करता है, सेक्शन 70 डील करता है विद ऑफेंसेस बाय द कंपनीज। अगर कंपनी ने इस एक्ट के प्रोविजंस के तहत कोई ऑफेंस किया है तो उससे डील करता है सेक्शन 70। सेक्शन 70 बेसिकली कहता है कि अगर किसी कंपनी ने इस एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट किया है तो ना सिर्फ उस कंपनी को बल्कि उस कंपनी में काम करने वाले इंडिविजुअल्स जो कि उस कंपनी के इंचार्ज हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा फॉर द वायलेशन एंड दे विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड गिल्टी। बेसिकली सेक्शन 70 ये कह रहा है कि अगर किसी कंपनी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट किया है तो उस कंपनी के साथ साथ उस कंपनी में इंचार्ज जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनको भी गिल्टी ठहराया जाएगा। मतलब बेसिकली कंपनी के साथ साथ इंडिविजुअल्स को भी लीगली परस्यू किया जाएगा एंड दे विल ऑल्सो बी सब्जेक्टेड टू पनिशमेंट फॉर द कॉन्ट्रवेंशन। हालांकि ये जो लोग हैं, ये जो इंडिविजुअल्स हैं,
ये खुद को डिफेंड कर सकते हैं, ये खुद को बचा सकते हैं ये कहकर कि भाई जो भी कंपनी में हुआ वो उनकी नॉलेज के बिना हुआ, मतलब उनको पता ही नहीं था, विदाउट देयर नॉलेज जो भी ये वायलेशन हुआ, ये वायलेशन हुआ। बेसिकली ये जो इंडिविजुअल है ये खुद को डिफेंड कर सकता है ये कहकर कि मेरी नॉलेज के बिना सारी चीज़ें हुई हैं। अगर ये आदमी ऐसा प्रूव कर दे तो फिर कंपनी को लीगली पनिश किया जाएगा, इंडिविजुअल को नहीं किया जाएगा, अदरवाइज कंपनी और इंडिविजुअल दोनों को ही पनिश किया जाएगा। और यहीं से सवाल खड़ा होता है कि क्या एक पॉलिटिकल पार्टी कंपनी होती है? बिकॉज ईडी कह रही है कि हम पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को एक अक्यूज्ड बनाने वाले हैं इस मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। और यहीं से सवाल आता है, इज पॉलिटिकल पार्टी अ कंपनी? हालांकि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कंपनी नहीं होती अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के अंडर जो कंपनी की डेफिनेशन है उसमें पॉलिटिकल पार्टी हिस्सा नहीं होती है। लेकिन सेक्शन 70 में जब कंपनी की बात की गई है तो कंपनी की डेफिनेशन में फर्म्स को भी इंक्लूड किया गया है, एसोसिएशंस ऑफ इंडिविजुअल्स को भी इंक्लूड किया गया है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर पॉलिटिकल पार्टी कंपनी कंसीडर नहीं की जाती, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का ये जो सेक्शन 70 है इसकी कंपनी की डेफिनेशन में फर्म्स को भी इंक्लूड किया गया है और एसोसिएशंस ऑफ इंडिविजुअल्स को भी इंक्लूड किया गया है। और ये जो एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स है यही पूरा कैच है। कैच ये है कि सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पार्टी को डिफाइन करते हुए कहता है कि अ पार्टी इज एनी एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन्स ऑफ इंडिया कॉलिंग इटसेल्फ अ पॉलिटिकल पार्टी। देख रहे हो कितना लूप है कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से तो पॉलिटिकल पार्टी कंपनी नहीं होती है, लेकिन पीएमएलए के सेक्शन 70 में कंपनी की डेफिनेशन में फर्म और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स को भी इंक्लूड किया गया है। और ये जो एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स टर्म है यहीं पे सारा कैच लाई करता है। इसी के बेसिस पे ईडी अपना केस फाइल करेगी अगर उन्होंने आम आदमी पार्टी को अक्यूज्ड बनाया तो। बिकॉज सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एक पार्टी को डिफाइन करते हुए कहता है कि पार्टी इज एनी एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन्स ऑफ इंडिया कॉलिंग इटसेल्फ अ पॉलिटिकल पार्टी। और यहीं पे इसी स्टेटमेंट पे पूरा केस लाई करता है ईडी का अगर वो आम आदमी पार्टी को एक अक्यूज्ड बनाती है तो। हालांकि अगर आम आदमी पार्टी को इस केस के अंदर एक अक्यूज्ड बनाया जाता है अंडर पीएमएलए तो ये पहली बार होगा कि किसी पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी को अक्यूज बना लिया गया है। इससे पहले भी पॉलिटिकल पार्टीज को बुक किया गया है, इन्वेस्टिगेट किया गया है, लेकिन वो किया गया है इनकम टैक्स एक्ट के अंडर। पीएमएलए के अंडर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बुक नहीं किया गया, ना ही इन्वेस्टिगेट किया गया। अगर आम आदमी पार्टी को अक्यूज बनाया गया तो ऐसा पहली बार होगा। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन के सामने भी ये बड़ा चैलेंज होगा अगर आम आदमी पार्टी को अक्यूज बना लिया गया तो। बिकॉज फिर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। बिकॉज अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी पीएमएलए के अंडर अक्यूज्ड है तो उसके सामने इलेक्शन कमीशन को कैसे डील करना है उसके रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन के सामने कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई भी एक्ट नहीं है। तो ऐसे केस में इलेक्शन कमीशन उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ में कैसे बिहेव करेगा उसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई प्रोविजंस नहीं है। तो देखना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन भी कैसे रिएक्ट करेगा अगर आम आदमी पार्टी को अक्यूज बना लिया गया तो। आगे जैसे जैसे केस बढ़ेगा अपने को ये सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी, लेकिन फिलहाल के लिए बातचीत इतनी ही है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।